रक्षा साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सदस्य का चैप्टर नंबर 8 फार्मूले की। पिछले भाग में हमने गोलक पढ़ा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो देखिए, उसके बिना ये भाग आपको वीडियो समझ नहीं आएगा। तो अब है हमारा गोलक के बारे में पूछ लिया। गोलक क्या है, इकाइयां क्या है, कैसे निर्माण होता है, किसने क्या दिया, कैसे बना। अब आता है डाइवर्जेशन, वर्गीकरण यानी डिवाइड। इसका वर्गीकरण किसके आधार पर? वैसे तो 5 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है बड़े स्तर पर। 12th क्लास में 5 आधारों पर है, लेकिन हमारे 10वीं कक्षा में क्लास 10 में सिर्फ एक ही आधार पर है। किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? स्रोत के आधार पर, मतलब यहाँ पर प्राप्त स्रोत के आधार पर, प्राप्त स्रोत के आधार पर। मतलब जो गोलक है वो किस स्रोत से प्राप्त होता है उसके आधार पर हमने इसका डिवाइडेशन करेंगे। आपने सिलेबस में अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि प्राप्त स्रोत के आधार पर गोलक का वर्गीकरण कितने भागों में है, अर्थात दो जो जैसे हम पढ़ेंगे उसके प्राकृतिक कृत्रिम गोलक को किस आधार पर बांटा गया है, तो प्राप्त स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर गोलकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन हमारी 10वीं कक्षा में सिर्फ इसे मुख्य होते हैं ना, मुख्यतः यह 2 प्रकार का होता है, तो 2 ही प्रकार दिए गए, तीसरा प्रकार हमारी 10वीं कक्षा में नहीं दिया है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। 10वीं कक्षा के दोनों भाग भी आ जाएंगे और 12वीं कक्षा का एक भाग भी आ जाएगा। आपको बिल्कुल ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे कि ये 3 भाग है कौन कौन से। 3 भाग है कौन कौन से, मतलब स्रोत के आधार पर जो बांटा गया है, स्रोत के आधार पर जो बांटा गया है, हमने स्रोत के आधार पर जो बांटा गया है 3 प्रकार। वो 3 प्रकार कौन कौन से? एक है पहला प्राकृतिक गोलक, नेचुरली पॉलीमर। दूसरा कृत्रिम मानव निर्मित, और तीसरा नाम है इसका संश्लेषित। अब तीसरा भाग आता है हमारा अर्ध कृत्रिम और अर्ध संश्लेषित। अर्ध कृत्रिम अर्ध संश्लेषित एक ही नाम, एक। ये 3 भाग हैं स्रोत के आधार पर, प्राकृतिक, कृत्रिम, अर्ध कृत्रिम। अब इन तीनों के बारे में ये 3 प्रकार के होते हैं। 10वीं क्लास में सिर्फ 2 ही प्रकार माने गए हैं। 10वीं क्लास में एक तो प्राकृतिक गोलक और एक मानव निर्मित कृत्रिम संश्लेषित गोलक, क्योंकि ये दोनों के बीच का है, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो अर्ध कृत्रिम अर्ध संश्लेषित, दोनों के अत्यधिक है। अब पहला आता है प्राकृतिक गोलक है क्या, कहते किसे हैं, ये पढ़ेंगे। बड़ा ही सिंपल है प्राकृतिक गोलक। हमें स्रोत के आधार पर देखेंगे कहां से प्राप्त हो, इसी के आधार पर लिख देंगे। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक गोलक, जो कृत्रिम विधि से मानव निर्मित होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो वे कृत्रिम। जो कृत्रिम प्रकृति में तो पाए जाते हैं लेकिन उनका यूज नहीं होता उस अवस्था में, तो उनका कृत्रिम विधि से संश्लेषण किया जाता है, उनके गुणों में सुधार किया जाता है, ऐसे गोलक अर्ध संश्लेषित गोलक। अब विस्तृत जानते हैं प्राकृतिक गोलक की डेफिनेशन क्या है। वे गोलक जो प्रकृति यानी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, प्राकृतिक गोलक हो गए। क्या वे गोलक जो प्रकृति यानी पेड़ पौधों में जीव में पाए जाते हैं, वो हो गए प्राकृतिक गोलक। इसके एग्जाम्पल उदाहरण क्या? जैसे बाल, जो हमारा बाल है वो भी एक गोलक है। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम, ये भी एक प्रोटीन है। प्रोटीन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, प्रोटीन
ये प्रोटीन तो भूलक है, लेकिन इसकी इकाई है अमीनो अम्ल। इसकी एक अलग इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। आ भी जाए तो अमीनो अम्ल इसकी एक अलग इकाई है। वसा मतलब फैट ये होगी, और इसके बाद स्टार्च ग्लूकोज का भूलक हो गया, एक इकाई सेलुलोज सेलुलोज हो गया, और ये गोंद हो गया। सबसे अच्छा उदाहरण है गोंद। सेलुलोज 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 हो गया। ये प्राकृतिक, और कुछ उदाहरण हो रहा है प्राकृतिक रबर, स्टार सेलुलोज जो ग्लूकोज का भूलक है, सेलुलोज बाल प्रोटीन एंजाइम। अब है एक उदाहरण के प्राकृतिक रबर। सेलुलोज हो गया हमारा। ये सब उदाहरण होते हैं। ये प्राकृतिक रबर, बाल, एंजाइम, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, इकाई, वसा, स्टार्च, गोंद। ये गोंद अच्छा होगा। ये इसके उदाहरण हैं। अब अगला जो नंबर आता है वो कृत्रिम का आता है। कृत्रिम भूलक, मानव भूलक, संश्लेषित भूलक वही है। केवल जो कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं या संश्लेषित किए जाते हैं मानव द्वारा, तो ये कृत्रिम भूलक, संश्लेषित भूलक। वे भूलक जिन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित या संश्लेषित भूलक होते हैं। अब संश्लेषित भूलक है कौन से, इनके उदाहरण देंगे। संश्लेषित भूलक बारी बारी से तीनों के डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर ये एग्जांपल पढ़ेंगे। अब है हमारा 2 नंबर का जो कृत्रिम भूलक के उदाहरण देखेंगे, संश्लेषित भूलक के उदाहरण देखेंगे। क्या है? जितने भी भूलक बने हैं हम आसपास देखते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, पॉली वाइनल कोलोरा। ये पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन, रेन है ये पॉलिस्टाइरीन। और जैसे आपको रबड़ हो गया, रबड़ नहीं हुआ, ब्यूना रबड़, ब्यूना एस, बुना एन, ये रबड़। नियोलॉन 6, नियोलॉन 66, नियोलॉन 6, नियोलॉन 66, ये नियोलॉन 10 हो गया। ये सब कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं। टेफ्लॉन, बाकी सब रबड़। टेफ्लॉन हो गया, नियोप्रीन हो गया, और जैसे पॉलीएस्टर हो गया, और सबसे जो उदाहरण है महत्वपूर्ण वो है बेकेलाइट। सबसे मजबूत भूलक के रूप में माना जाता है बेकेलाइट्स। ये भूलक है, और ये सब उदाहरण है कृत्रिम भूलक के हमारे। कौन कौन से उदाहरण है? पॉलीथीन, पीवीसी, पॉली वाइनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ब्यूना एस एक ही रबड़ है, ब्यूना अन भी एक रबड़ है, नियोलॉन 6, नियोलॉन 66, नियोलॉन 610, नियोलॉन 610, और टेफ्लॉन जो हम बर्तन बनाने में, बेकेलाइट जो हमारे बोर्ड होते हैं बिजली के, उनमें उपयोग होता है। ये हो गए कृत्रिम भूलक। अब है हमारे अर्धसंश्लेषित भूलक। अर्धसंश्लेषित भूलक है
घोलक यही हुए जो प्रकृति में तो पाए जाते हैं लेकिन शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते, उनकी गुणों में सुधार किया जाता है कृत्रिम विधि द्वारा प्रयोगशाला और वो उपयोग। तो आ गया अर्ध संश्लेषित, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं, अर्ध संश्लेषित घोलक। अर्ध संश्लेषित वैसे तो कृत्रिम में ही आएंगे सब, क्योंकि इसमें मानव द्वारा बनाया जा रहा है, अच्छा प्रयोग तो मानव द्वारा ही किया जा रहा है। अब ये प्राकृतिक घोलक जिनकी गुणवत्ता का प्रयोगशाला में सुधार किया जाता है अर्ध कृत्रिम घोलकों। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक ही है, जो है वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत है, वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर हो गया। ये रबर होता है जो हमें प्राप्त होता है लेकिन इसकी गुणवत्ता कम होती है, इसलिए इसमें सल्फर को मिलाया जाता है और वल्कनीकृत रबर बन जाता है। ये रबर हो गया। सेलुलोज डाइएसिड हो गया, सेलुलोज डाइएसिड, ये भी एक प्रकार का घोलक होता है जिसका प्रयोग विलयनियों में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उपयोग ये हो। अब घोलकों का वर्गीकरण, इसमें क्या पड़ा, घोलकों का वर्गीकरण किया गया है। घोलकों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, वो है स्रोत के आधार। किसके आधार पर? स्रोत के आधार। किसके आधार पर? स्रोत के आधार। स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही भाग है। 3 भाग कौन कौन से? प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्ध संश्लेषित घोलक। हमारे सिलेबस में प्राकृतिक और कृत्रिम है। पहला प्रकृति से जो घोलक बनते हैं वो प्राकृतिक घोलक गोंद, गाद, बाल, मूल, एंजाइम, प्रोटीन, वसा, स्टार्च, सेलुलोज, लकड़ी, सब ये जो भी हमारे पास है घोलक है वो है प्राकृतिक। और अब है संश्लेषित घोलक, कृत्रिम घोलक जो प्रयोगशाला द्वारा मानव द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम घोलक हो गए। जैसे रबड़ हो गया, ब्यूनाइस रबड़ हो गया, ब्यूनाइन रबड़ हो गया, बेकेलाइट हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब हमारे कृत्रिम संश्लेषित घोलक या कृत्रिम घोलक में आते हैं। अर्ध संश्लेषित घोलक वे घोलक जो प्रकृति से तो प्राप्त होते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता में सुधार प्रयोगशाला में किया जाता है। ऐसे घोलकों को अर्ध संश्लेषित घोलक कहते हैं। सेलुलोज डाइएसिड, सेलुलोज डाइएसिड, वल्कनीकृत रबड़ भी हो गया, मतलब रबड़ में सल्फर मिला दे रबड़ हो गया, रबड़ कह सकते हैं रबड़। ये वल्कनीकृत रबड़ होता है जो कृत्रिम विधि से पाया जाता है, वो अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं होता, उसमें सल्फर मिलाया जाता है जिससे उसे वल्कनीकृत रबड़। इसे भाग इतना ही है। अगले भाग में हम कृत्रिम विधि के प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं।